हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो अब हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम हैप्पी हैं तो हमारे आसपास सब हैप्पी हैं। तो आज का था ये हमारे लिए थॉट, और अब हमने करनी है पढ़ाई शुरू। तो मैम, क्या पढ़ना है हमने आज? बहुत कुछ पढ़ना है। तो आपका मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहां पे हम आपकी हेल्प करते हैं पढ़ने में, समझने में और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है इस चीज में। तो उसी चीज का सिलसिला हम आज भी जारी रखेंगे और हम पढ़ने वाले हैं बायो। तो आप में से जितनों को नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर। एंड हम यहाँ पे कर रहे थे क्लास 9 का एक चैप्टर कवर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो चीज अभी नहीं देखी है या फिर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो जल्दी जल्दी से वो वाले वीडियोस देख लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ रहे हैं और कहां तक हम कवर कर चुके हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं से कहीं पहुंचने के लिए किसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब बीच में तो जंप नहीं कर जाएंगे ना, तो प्लीज वो पूरा का पूरा रास्ता कवर करिए बाकी के 2 वीडियोस देख के, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, आप पढ़ लें और फिर हम देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो अभी हम हैं चीजें समझने में, राइट? तो जब हम समझने की बात कर रहे हैं बेटा जी, तो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख लिया है कि पहली बात तो ये टॉपिक जो है ये किसके लिए है। तो हमने देखा था कि ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये है बेसिकली सेल, है ना? मैम आप हमेशा यहाँ सेल लिख देती हैं, क्योंकि हम इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी से बने हुए हैं। ये सब तो हमने जान लिया। तो अगर आपको याद हो कि हमने कैसे सेल पढ़ने का जो चीज थी वो स्टार्ट करी थी, ये बेसिकली हमने स्टार्ट किया था घर को सोचते हुए, है ना? फिर हमने कंचों का एग्जाम्पल लिया था, मार्बल्स के बारे में सुना था, है ना? इतनी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? आज वापस से घर के बारे में सोचेंगे, बट अब ना हम घर में लोग लाना शुरू करेंगे। घर बना लिया, घर में दरवाजे बना दिए हमने, है ना? अब लोगों को भी तो लाना है ना। तो जब हम लोगों को ला रहे हैं, हमें पता है कि हमारे घर में काफी सारे लोग हैं और उनमें से एक होता है घर का मुखिया, है ना? एक होगा जो सारे घर को चलाने वाला है, ठीक है? वो किसी के घर में फादर हो सकते हैं, किसी घर में मदर हो सकती हैं, किसी के दादाजी हो सकते हैं, या फिर कोई भी, द हेड ऑफ द फैमिली। तो सेम वे अगर हम इस पर्टिकुलर सेल को, ठीक है, सेल जो है बेटा हमारा कुछ ऐसा सा दिखता है, ये हमने देखा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, फिर हमारे पास है फ्लूइड वाला पूरा का पूरा पार्ट जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन सारी चीजों में घर का मुखिया कौन है ना? तो पहली बात तो ये सेल को हम मान लेंगे घर की तरह, और इस घर में ऑब्वियसली अलग अलग तरीके के लोग होंगे। तो घर का जो मुखिया है वो होता है बेटा न्यूक्लियस, और इसी मुखिया के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन द जर्नी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज न्यूक्लियस। एंड आई वांट यू ऑल कि आप सारे यहाँ आराम से रहें, मजे करें, अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि सुनते वक्त जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो उससे हमारा जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ और आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। डोंट डू दैट, अदरवाइज थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन अलग हो जाता है और आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप नोट्स देख सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है? तो बहुत हो गई बातें, अब करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते ही घर का मुखिया आ गया जी, न्यूक्लियस। कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा न्यूक्लियस। आप बोलोगे कि मैम ये न्यूक्लियस है या पूरा का पूरा सेल है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे? तो हाँ जी, न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहली बात तो जो ये न्यूक्लियस है, ये हेडक्वार्टर होता है सेल का, और वी कैन से दैट ये वो सेंटर है विच इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं सेल का, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी हम इसको कह सकते हैं, अदरवाइज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कह सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला है जो सेल में होने वाला है। इसके अंदर की चीजों को तो ये करेगा ही कंट्रोल कि हाँ ठीक है ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। इसके अलावा जो सेल में हो रहा है ये उनको भी कंट्रोल करता है बेटा जी।
तब अगर हम बात करें कि मैम इसको किसने डिस्कवर किया, तो हमने अपने पहले लेक्चर में ही देखा था ये न्यूक्लियस के लिए हमारे पास थे रॉबर्ट ब्राउन। और अगर किसी को याद है कि रॉबर्ट नाम से एक और पर्सन है जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया था, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और हमें पता लगा था कि सेल में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि उस पूरे सेल के काम को देख रहा है, ना कि सिर्फ देख रहा है, गवर्न भी कर रहा है कि पूरा का पूरा सेल जो है वो काम कैसे करेगा और क्या क्या करेगा। तो अगर हम बात करते हैं अपने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, है ना, हमने ये सब कुछ ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि जो हमारे पास यूकैरियोट्स है बेटा, तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है ये प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और हम भी तो यूकैरियोट्स है, तो ये कैसे बताना हो हमें। तो अगर हमें अपने बारे में पता है तो थोड़ा ऑपोजिट वालों को भी देख लेते हैं। तो ऑपोजिट वाले कौन है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स। बट ये जो प्रोकैरियोट्स है, इसका मतलब हमने देखा था ना, इनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, और इसीलिए इनके न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तब अगर हम आगे जाएं तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स तो हमने देख लिए थे। अब यूकैरियोट्स में भी हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। तो हम बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स की। प्लांट्स बेचारे शांत से रहते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, बहुत चीजें करते हैं, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली पेरिफेरी पे होता है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई प्लांट सेल हमारा ऐसा दिख रहा है, तो न्यूक्लियस जो है वो साइड वाले रीजन में, पेरिफेरी जो हो जाती है, ये साइड वाला जो लोकेशन होता है, जो बाउंड्री के पास वाला पोजीशन होता है, उसे हम पेरिफेरल रीजन कहते हैं। तो इसीलिए देखो ये बाउंड्री के पास है ना, तो पेरिफेरल पोजीशन है इसकी। बट सवाल आता है कि ये यहाँ क्यों है, बीच में भी तो हो सकता था। इसका रीजन ये है कि प्लांट सेल में जो ज्यादातर स्पेस होती है वो ऑक्यूपाइड होती है बेटा वैक्यूल से, ठीक है। इसके अंदर होता है काफी ज्यादा लार्ज वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल लार्ज है तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड में पुश हो जाता है, जिस वजह से ये बेचारा बाउंड्री के पास आ जाता है। बट बाउंड्री पे हो चाहे बीच में, काम तो ये एकदम वही कमांड सेंटर वाले करने वाला है। ये हो गई बेटा बात हमारे प्लांट सेल की, ठीक है जी, ये है हमारा प्लांट सेल। अब अगर हम देखें एनिमल सेल को, ठीक है, एनिमल सेल का हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, ये एनिमल सेल है। देखिए यहाँ पे जो हमारा नहीं, दिस इज बेसिकली नॉट द सेल, आई एम रियली सॉरी, ये है न्यूक्लियस। तो अगर हम एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं तो एनिमल सेल में ये जनरली सेंटर पोजीशन पे होता है। इसका रीजन भी काफी ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूल है या तो एब्सेंट ही होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी तो काफी छोटे होते हैं। तो न्यूक्लियस आराम से बीच में बैठ के पूरे सेल की एक्टिविटीज जो है उसको गवर्न कर सकता है। तो ये एक सवाल बन जाता है कि व्हाई न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द पेरिफेरल पोजीशन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। सो नाउ यू नो द रीजन दैट it is located towards the periphery because plants have larger vacuole that pushes it towards the पेरिफेरल रीजन। तो ये जो है आंसर आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कर लिया ना स्कोर प्लस, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या पार्ट्स हैं इस न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में बेटा होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये अपने आप में ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है, तो इसके पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऑब्वियसली घर बनाया दरवाजे नहीं बनाए तो ऐसा कैसा चलेगा। तो जब मेम्ब्रेन है तो उसमें कुछ पोर्स होंगे, तो उन पोर्स को हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। नाम से चीजें याद हो जाएंगी, न्यूक्लियस की चीजें हैं, है ना। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का पोर न्यूक्लियर पोर। देन इसके पास अपना होता है एक न्यूक्लियोलस, इसे आप याद कर सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। एंड फाइनली इसमें होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये सारी चीजें हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होते हैं ये चीजें। जब हम बात कर रहे हैं एक एक पार्ट की बेटा, तो इन सबके अपने अपने रोल्स हैं, ऑब्वियसली सबका रोल होगा। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए, है ना।
यस मैम, हमें पता है, क्योंकि हमें अब याद हो गया कि मेम्ब्रेन क्या करने वाला है, और मेम्ब्रेन में अगर पोर्स हैं तो उसका क्या यूज है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ लिया था और सेल वॉल में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, राइट? तो अगर आपने वो चीजें देखी है तो आपको पता है कि हम कैसे स्टडी को सिंपल बना रहे हैं और कैसे सिर्फ वर्ड के मीनिंग से सारी चीजें पता कर रहे हैं। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैम है ना यहाँ पे बताने के लिए, तो डोंट वरी। सो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आ जाता है अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है, ये रूम जो है उसको आप अपना मेम्ब्रेन मान लीजिए। ऑब्वियसली ये रूम तो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, तो सेम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन तो देगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमारा वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है सेल का, तो उसके अंदर से भी तो चीजें बाहर अंदर होगी ना, तो उसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर की भी जरूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये है डबल लेयर कवरिंग, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। इतना क्लियर हो गया? अब जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर की, तो ये बेसिकली क्या करेगा, घर में अगर दरवाजा है तो दरवाजे से लोग अंदर बाहर जाएंगे ना, सेम वे इस न्यूक्लियर पोर से जो अलग अलग चीजें हैं वो इन एंड आउट होती हैं न्यूक्लियस से। क्लियर? इतना क्लियर हो गया हमें। अब आगे चलते हैं। जैसे सेल में लिक्विड वाला जो फ्लूइड वाला सब्सटेंस है उसे साइटोप्लाज्म कह रहे थे, वैसे ही जो न्यूक्लियस में लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहां बात न्यूक्लियस की हो रही है, तो जो जो उसकी चीज है उनके आगे बस न्यूक्लियो लगा दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, सिंपल? यस। सो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल जो है बेटा ये प्रेजेंट होता है। अगर अब हम बात करें न्यूक्लियोलस की कि ये क्या कर रहा है, तो पहली बात तो इसके पास जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। न्यूक्लियोलस के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड सब्सटेंस नहीं है, एंड इसका काम होता है राइबोसोम्स बनाने का। तो हमारे सेल में एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन्स बनाती है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो न्यूक्लियस के फैक्ट्री में बन रही है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल पे। यहाँ ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है। तो बने रहिए यहीं पर, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर हम देख लें जो हमारा क्रोमैटिन होता है, यहाँ पे आप क्रोमोसोम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है जी। और ये अल्टीमेटली कंडेंस होके बनाते हैं जी क्रोमोसोम। तो जब आप क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा। क्लियर? देन अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की या क्रोमैटिन की, इनके अंदर देखो यहाँ पे हमने देखा था ना डीएनए है। तो भाई ये डीएनए क्या कर रहा है? ये डीएनए बेसिकली हम कैसे दिखने वाले हैं, हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और हेल्प करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट करने की। ठीक है? तो वो जो भी मटेरियल है ना, हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। तो उसके ट्रांसमिशन में भी ये जो डीएनए है ये हेल्प करता है, और इससे क्या होगा, सेल अच्छे से काम कर सकता है, ग्रो कर सकता है एंड इवन रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बेसिकली हो गए न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स। और जब हम आगे जाएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और डीएनए ये है क्या। बहुत कंफ्यूजन होती है ना, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखो, ये एक बेसिक सा डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा है, यहाँ क्रोमैटिन लिखा है और डीएनए, और ये सारे आपस में एक जैसे ही है। तो ऐसा क्या है इनमें मैम? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये सारे देखो आपस में कनेक्टेड हैं, तो यस, ये तीनों बेसिकली हैं ऑलमोस्ट एक ही चीज, बस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, इसके लिए वापस एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल लेंगे अपने घर का। क्या घर मैम? तो सोचो कि सब लोग घर से बाहर गए हुए हैं, आप अकेले घर पे हो। ठीक है? आपके पास पूरी की पूरी छूट है कि ठीक है बेटा तुम टीवी देख लो, तुम खाना खा लो या जो भी करो। तो जब घर में कोई नहीं है, हमें देखने वाला नहीं है, तो हम घर को मोस्टली बहुत मेसी रखते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग होंगे जो तब भी साफ सुथरा रखते होंगे।
ठीक है। तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर को ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है जब आएगा कोई जज करेगा तभी सफाई करेंगे, है ना। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, ठीक है जी, व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो जब सेल हमारा नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो ये ऐसे ही उलझे हुए धागों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब घर में क्या है भाई, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, तो हमने घर को मैसी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हाल है, ये घर हो गया अपना डीएनए। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है तो ये प्रेजेंट होता है यूजुअली क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो क्रोमैटिन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रोमैटिन इज बेसिकली दी एंटेंगल्ड मास ऑफ एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक, नॉट एग्जैक्टली थ्रेड लाइक, एंटेंगल्ड mass of thread like structures, ठीक है, mass of thread like structures, ठीक है जी, ये होते हैं हमारे क्रोमैटिन। ऑब्वियसली इसके अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, उलझे हुए धागों की तरह जो ये क्रोमैटिन है यूजुअली प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमैटिन बना कैसे? ये क्रोमैटिन बना बेटा हमारे डीएनए के कंडेंस होने से। तो ये जो डीएनए है ये होगा जी कंडेंस और उससे बनेगा हमारा क्रोमैटिन। अब क्या हुआ, उलझे हुए धागे, गंदा घर हमारा प्रेजेंट है। जैसे ही फोन आई कि बेटा हम घर आ रहे हैं या कोई गेस्ट घर आ रहा है, हम उठ जाते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा गंदा घर नहीं रह सकते, हम सफाई करो जल्दी जल्दी से, सारी चीजें अच्छे से हम सही जगह पे रखने लग जाते हैं। वैसे ही जैसे ही इसको पता लगता है कि भाई अब तो जो सेल है हमारा डिवाइड होने वाला है, ठीक है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये जो क्रोमैटिन है अब ये कंडेंस होके बना देता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो चीजें हम यहां पे लिख सकते हैं, पहली बात तो क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस होके बनाएंगे क्रोमोसोम, जो कि अपने रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं ये बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली एक्स शेप के आपको दिखेंगे, मतलब देखो यहाँ पे इनका ऐसा सा शेप बन जाता है और ये क्रोमैटिन ही कंडेंस होके ये बना रहा है। ये कंडेंस कब होगा? एट द टाइम ऑफ डिवीजन। ये जो कंडेंसेशन है बेटा ये टेक प्लेस करेगी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज पता लग गई होगी कि भाई ये तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस का क्या रोल आ रहा है यहाँ पे? सेल डिवीजन का। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल डिवीजन में भी बेटा हेल्प करता है। तो न्यूक्लियस के तो 2-3 फंक्शन हमें ऐसे ही क्लियर हो गया है ना, एक तो भाई कमांड सेंटर है, दूसरा डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो आई होप दैट यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अदरवाइज हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्लो चार्ट बना देते हैं। क्या क्या देखा हमने अभी तक? देखो जी, हमने देखा कि हमारे पास प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या करेगा? इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ये प्रेजेंट होता है बेटा क्रोमैटिन के फॉर्म में, ठीक है, क्रोमैटिन के फॉर्म में। अब जैसे ही जो सेल है वो डिवाइड होने वाला है, ठीक है, इन डिवाइडिंग स्टेज लिख देंगे अब यहाँ पे हम, इन डिवाइडिंग स्टेज ये क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म द क्रोमोसोम, ठीक है। ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या चीज़ें यहाँ हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पे डीएनए पहले तो कंडेंस होगा, ठीक है। ये कंडेंस होके क्या बनाने वाला है?
कलर अच्छा सा चूज करते हैं ताकि आप सबको दिखती रहें चीजें। कंडेंस होके बनाएगा क्रोमैटिन जब जो हमारा सेल है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, और जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला है डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस होके बना देगा क्रोमोसोम। तो ये बेसिकली बेटा हायरार्की चलती है डीएनए से क्रोमोसोम तक। अब जो ये डीएनए है इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी आप प्लीज जान लीजिए ताकि सिंप्लीफाई हो जाए ना चीजें। कंफ्यूजन क्यों रखना है हमने, जो भी चीजें रिलेटेड है वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। अब इस डीएनए में ना होते हैं फंक्शनल यूनिट्स कुछ, ठीक है। इन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और यही वो जीन्स हैं जिसके पास हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये वो पहनने वाली जीन्स नहीं है जिससे हमारी पैंट बनती है या फिर जैकेट्स बनते हैं। ये वो जीन्स है जिसको पता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसे होगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इसी जीन्स में होती हैं। एंड रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स बनाता है उस टाइम पे ये जो जीन्स है बेटा यही जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। मतलब कि ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से उनके बच्चों में। तभी है ना हम ज्यादातर अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, पड़ोसी के जैसे थोड़ा ना दिखते हैं। इसीलिए ये जो जीन्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते नहीं तो पता कैसे लगता कि ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है और उसे समझना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इतना हो गया। आई होप दैट इतना सबको क्लियर हो गया होगा। इफ येस सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं कि मैम ये क्या चीज़ है। आई विल कवर दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर अब आ जाता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आधी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी क्लियर हो गई क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ ली हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। तो पहली चीज़, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होने वाली हैं उनको कंट्रोल करने वाला है। प्रिटी इजी, राइट। दूसरी चीज, अभी जब हम डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाने वाला है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जो सेल डिवाइड होके न्यू सेल बनाएगा उस चीज का काम कहाँ चल रहा है? क्रोमोसोम, क्रोमैटिन के पास, राइट। तो जो न्यूक्लियस है इसका अल्टीमेटली रोल हो जाता है सेल साइकिल में एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ही फंक्शन है। देन जो थर्ड इसका फंक्शन है वो ये है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स लाइक द कलर ऑफ द हेयर, द टेक्सचर ऑफ द हेयर, कि वो कर्ली होंगे, वो स्ट्रेट होंगे, द कलर ऑफ द आई, हाइट ऑफ द पर्सन, ये सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है कहाँ से? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो जाएंगे ये भी न्यूक्लियस ही गवर्न करता है। और ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए में हमारे पास बेसिकली होते हैं फंक्शनल यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं बेटा फंक्शनल यूनिट्स, जिसको हम कह रहे हैं GENES, जीन्स, ठीक है। पहनने वाली नहीं, ये वो है जिसे सब पता है हमारे बारे में, राइट। तो ये हो गया जी न्यूक्लियस का फंक्शन। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये आपको याद रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज के बारे में अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ बुरा पढ़ रहे हैं, तो उसके आसपास की चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो पहली बात, मान लो कि सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस निकाल दिया हमने, तो क्या होगा? ये सवाल आता है ना सबके मन में। तो अगर हमने सेल से न्यूक्लियस जो है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो जो सेल में प्रोटोप्लाज्म है ना, जो लिविंग पार्ट है सेल का, जिसके अंदर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को ही काउंट करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है ये अल्टीमेटली ड्राई हो जाएगा और जो सेल है वो मर जाएगा। क्योंकि देखो न्यूक्लियस ही तो मेन चीजें कर रहा है ना, सेल कैसे काम करेगा वो देख रहा है, कौन सा ऑर्गेनेलिज कैसे कैसे काम कर रहे हैं इसको देख रहा है, सेल डिवाइड कैसे करेगा वो देख रहा है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा ये देख रहा है। तो अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो सेल क्या करेगा, है ना। तो अगर सेल में से न्यूक्लियस निकाल दिया तो प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राई हो जाएगा और डाई कर जाएगा।
लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है इसके, जैसे कि आरबीसीज, ठीक है, हमारे पास है आरबीसीज जो कि है रेड ब्लड सेल्स, है ना, हमारी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स में जनरली न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से नहीं है, जब ये यंग होते हैं तब इनमें होता है, और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो वहाँ से हट जाता है। और इसका पर्पस है, क्या पर्पस है, जो न्यूक्लियस है जब वो यहाँ से हट जाता है तो उसकी वजह से कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है, जगह क्रिएट हो जाती है जहां पे ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो अकोमोडेट हो सकता है। अब इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है? पहली बात तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड को उसका कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर मिलता है। दूसरी बात जो ये हीमोग्लोबिन है ना, इसको ऑक्सीजन से प्यार है, काफी ज्यादा प्यार है। तो जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन किया तो ऑब्वियसली वो लंग्स में नहीं बैठने वाला ना, वो हमारे ब्लड में जाता है। तो ब्लड में उसे कौन कैरी करता है? ये हीमोग्लोबिन जो है कैरी करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को रेड बनाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी हीमोग्लोबिन चाहिए। तो इसीलिए वो खाना खाइए जिससे आपका जो ब्लड है वो और अच्छा हो सकते। अनार खाइए, बीट रूट खाइए, अनार तो बहुत महंगे हैं, कौन ही खरीदे, खरीदना चाहिए वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऑफ सीजन होता है तो उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। बीट रूट इज समथिंग जो अच्छा होता है, पालक अच्छा होता है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हरी सब्जियां खाओ अच्छे से रहोगे, ठीक है। तो रेड पिगमेंट है इसमें, हीमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट है, जिसकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो रेड कलर की होती है और अल्टीमेटली ब्लड रेड कलर का होता है। इसके अलावा ये जो है इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। तो इसीलिए यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, ताकि हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगा। देन जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये जनरली आपको प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये। और इसमें क्या होता है कि फ्लोएम सीव ट्यूब्स का काम होता है फूड कैरी करने का, है ना, दे कैरी फूड, ठीक है। तो फूड कैरी करने में भी ये कौन सा करते हैं? बेसिकली सुक्रोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का ही एक टाइप है सुक्रोज, तो ये सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है कि फ्लोएम को तो अपना काम करना है, बट इसके अंदर अगर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, तो इसके काम में बाधा आ सकती है ना। तो ये क्या करता है, ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस जो है उनको लूज कर देता है। नॉट ओनली न्यूक्लियाई, अलोंग विद न्यूक्लियाई इट ऑल्सो लूजेज सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ये उनको लूज कर देता है ताकि जगह बन जाए और जो भी मटेरियल इसमें से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो चीज इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो आई होप दैट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो बेटा ये हो गई भाई कमांड सेंटर की बात, कंट्रोल सेंटर की बात, कि कैसे ये सारी की सारी चीजें गवर्न कर रहा है। तो हमने क्या सीखा अब तक कि हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि सेल का मुखिया है, कंट्रोल सेंटर है, और ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, ये क्या क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज ये गवर्न कर रहा है कि सेल डिवाइड कैसे करेगा, और तीसरी चीज क्योंकि इसके पास डीएनए है जिसके अंदर जीन्स है, तो ये उनकी ट्रांसमिशन जो है उसको भी देखता है। देन हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, वो राइबोसोम सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड सी दैट व्हाट वी हैव व्हेन वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म था, ठीक है, वैसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली फ्लूइड वाला पार्ट है। जैसे कि ये सेल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हमने कल कर ली, पीएम है ना, नॉट नरेंद्र मोदी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड हमने अभी जस्ट बात करी न्यूक्लियस की। अब इसके अलावा जो सेल में बाहर पूरा का पूरा फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है ना, ये है बेटा जी हमारा साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। पहली बात तो साइटोसोल जो लिक्विड वाला पोर्शन है, ठीक है, वो साइटोसोल हो जाएगा, और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनेलीज, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है हमारे पास। तो
ये काम हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, और यहाँ पे होंगी अब बहुत सारी एक्टिविटीज। तो जल्दी से देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो साइटोप्लाज्म, पहली बात तो किसने देखा कि भाई साइटोप्लाज्म है, तो वो थे कोलिकर, जिन्होंने 1862 में डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म को, कि हमारे पास फ्लूइड लाइक पार्ट भी है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। देन ये वो पार्ट है जहां पे ज्यादातर कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ये सारे के सारे अपने अपने काम करने वाले हैं। और ये जो एरिया है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। यही तो हमने देखा ना, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, और इसके आसपास जितना भी हमारे पास कंटेंट बचा हुआ है वो सारा साइटोप्लाज्म है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोसोल क्या है, ये बेसिकली एक्वस सोल्यूबल पार्ट होता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें, ठीक है, सेल में भी देखो प्रोटीन्स विटामिन्स की नीड पड़ती है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब कि साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू बनता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है, इसीलिए पानी पिया करिए, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी सारा पानी है और उसका काफी सारा जो काम है वो भी है। देन 7% प्रोटीन्स हैं, 2% कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड 1% बाकी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन साइटोसोल का। अब आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलीज को, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज को ना स्मॉल ऑर्गन्स भी माना जाता है, स्मॉल ऑर्गन्स भी माना जाता है, बट अगर हम कह रहे हैं कि मैम ये ऑर्गन्स हैं तो ये तो अपने आप सारे काम करने चाहिए ना, ये सेल के अंदर क्यों है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली के पास सब कुछ नहीं है कि वो सारी चीजें कर लें। हम जब अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस ऑर्गेनेली के पास क्या चीज़ है और वो उससे क्या फंक्शन कर सकता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हैं स्मॉल ऑर्गन्स जो कि बेसिकली लिविंग पार्ट फॉर्म करती हैं सेल का और हेल्प करती हैं सेल को अलग अलग काम करने में। इन सेल ऑर्गेनेलीज का अपना खुद का शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, और काफ़ी सारे जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ये जो साइटोसोल है और जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये बेसिकली बाउंडेड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ हैं जिनके पास हमारे सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी के पास डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि मान लो कि एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, इस ऑर्गेनेली के पास अगर एक ही लेयर है तो वो सिंगल लेयर वाले हो गए, अगर इसके पास दो हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन वाले हो गए। जैसे हमारा न्यूक्लियस भी था ना, उसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और किसी किसी में तो होता ही नहीं है, जैसे न्यूक्लियोलस की बात करी थी। बट खैर यहाँ पे आप न्यूक्लियस का एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस जो है बेटा वो सेल ऑर्गेनेली नहीं है, इट इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गई मेम्ब्रेन बाउंड और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है उनकी बात, जो कि बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं, और सेल ऑर्गेनेली अलोंग विद द साइटोसोल फॉर्म्स द साइटोप्लाज्म। तो थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं अब कि किसके पास मेम्ब्रेन है और किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास वो ऑर्गेनेलीज है जिनके पास सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब कि मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास यहाँ गोल्जी बॉडीज है, और जो गोल्जी बॉडीज होती है ना उनके पास सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन है, मतलब देखो एक एक ही लेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं ER। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। देन हमारे पास है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज का ये रहा जी डायग्राम, ठीक है। देन हमारे पास है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज सैक्स कहते हैं हम इन्हें सेल का। देन हमारे पास है कुछ पेरोक्सीसोम्स जो सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं। देन हमारे पास अगर हम डबल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसी होता है, जो इनर वाला होता है ना ये हाईली फोल्डेड होता है, और ये हम देखेंगे कि क्यों हाईली फोल्डेड होता है जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के सिवा प्लास्टिड्स जो हैं उनके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और प्लास्टिड्स जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाते हैं वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है, उसमें आ जाते हैं हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, दैट इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स जो हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड लास्टली कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इवन पेरोक्सीसोम्स है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल में प्रेजेंट हैं, और इनका कुछ कुछ रोल होता है जो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले पोर्शंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो बेटा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्कोर प्लस ऐप के लिए। तो आपको उससे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा स्कोर प्लस ऐप, जो कि आपको ईजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वहाँ से आप ना कि सिर्फ बायो के कंटेंट का एक्सेस पा सकते हैं, आपके पास एक्सेस होगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इवन SST। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट मिलते रहे। और अगर आपको आज का जो भी पोर्शन था वो अच्छा लगा हो और आपको मुझसे पढ़ने में मजा आता हो, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो हम फिर से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप यही रह सकते हैं, इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। तो अब मैं जा रही हूँ with a note that all of you will stay happy, healthy and safe. So bye bye everyone, take care.